नमस्कार दोस्तों 31 जनवरी 2020 रात को 12 बजते और 1 फरवरी 2020 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह 4:30 बजते ही यूके यूरोप से अपना 47 इयर्स का रिलेशनशिप तोड़ के पूरी तरह से अलग हो गया। ब्रिटेन का यूरोप से पूरी तरह से अलग हो जाने की इस कैंपेन को कहा जाता है ब्रेक्जिट। जगह जगह इंग्लैंड में लोगों ने सेलिब्रेशन किया इस हिस्टोरिकल मूवमेंट की जीत को। पार्टीज थ्रो किए जाने लगे, बट इंग्लैंड से ठीक ऊपर स्कॉटलैंड में लोगों ने इसके विरोध में कैंडल मार्च शुरू कर दिया। एक्चुअली स्कॉटलैंड भी यूके का ही पार्ट है। आखिरकार स्कॉटिश लोग अपने ही देश के खिलाफ कैंडल मार्च क्यों शुरू करने लगे? अचानक से यूके से अलग होने की मांग करने लगे, ऐसा क्या हो गया? पूरी चर्चा करेंगे, बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों 23 जून 2016 इससे 4 साल पहले यूके में एक रेफरेंडम लिया गया था, एक पब्लिक रेफरेंडम। इसको जनमत कहा जाता है, जिसमें लोगों से पूछा गया था वो यूरोप के साथ इन फ्यूचर रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते, जिसमें 52% वोटर्स ने ब्रेक्जिट का सपोर्ट किया, मतलब वो यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते, जबकि 48% वोटर्स ने इसका सपोर्ट नहीं किया। ऐसा ही एक रेफरेंडम स्कॉटलैंड में स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को लेकर भी लिया गया था। दोस्तों 18 सितंबर 2014 स्कॉटिश लोगों से पूछा गया था कि वो इन फ्यूचर यूके के साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते, जिसमें 55% वोटर्स ने येस कहा था और 45% वोटर्स ने नो कहा था। मतलब स्कॉटिश के मेजोरिटी लोग यूके के साथ इन फ्यूचर रहना चाहते हैं। बट ब्रेक्जिट के सक्सेसफुल होने के बाद स्कॉटिश लोग क्यों अपने ही कंट्री के खिलाफ जाने लगे, चलिए समझते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा EU क्या है और यूके क्या है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही है 1939 से 1945 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था, जिसमें लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की जान गई। और इस महायुद्ध के बाद यूरोप में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लगी, लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, एक दूसरे के दुश्मन हुए फिर और लोगों में नफरत बढ़ने लग रही थी। सो लोगों में पीस को प्रमोट करने के लिए एक संघ बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होने लगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और पीस को प्रमोट करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। 1957 में टोटल 6 कंट्रीज ने मिलकर यूरोपियन यूनियन की शुरुआत की थी। पहला है बेल्जियम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, उसके बाद ही इटली, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड। जर्मनी वाज द फाउंडर कंट्री। बाय द टाइम और कंट्रीज भी इसके साथ जुड़ने लगे। 1973 में यूके भी इसके साथ जुड़ गया और टोटल 28 कंट्रीज के साथ ये यहाँ पे अपनी अलग ही कुछ प्रभाव दिखा रहा। 1999 में EU ने अपनी करेंसी भी डिक्लेयर कर दी, जिसको हम यूरो कहते हैं। आखिरकार इससे क्या फ़ायदा हुआ? ये इतने सारे कंट्रीज़ को मिला के संघ बनाने से क्या फ़ायदा होने वाला था? क्या थी EU की पॉलिसी? एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है उनमें कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई वीज़ा पासपोर्ट का भी टेंशन नहीं है, ना ही कोई पेपर वर्क करना पड़ता है। अगर आप यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री को मूव करना चाहते हैं, चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हो, चाहे बसने के लिए जा रहे हो, चाहे बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, चाहे किसी भी पर्पज से आप जा रहे हो, आप आसानी से मूव कर सकते हैं बिना किसी पेपर वर्क के। कोई वीज़ा पासपोर्ट का इशू नहीं होता है। एक्चुअली यूरोप में जितने भी सारे कंट्रीज हैं अपने आप को एक ही कंट्री मानते हैं और यूरोपियन यूनियन के जो भी पॉलिसीज है उसको अच्छे से फॉलो भी करते हैं। ये जो 28 कंट्रीज है अपनी एक ही कॉमन करेंसी फॉलो करते हैं, जो कि यूरो। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग अपनी करेंसी यूज नहीं कर सकते, अपनी अपनी कंट्रीज़ की करेंसी भी फॉलो कर सकते हैं। EU इन सारी कंट्रीज़ के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है, जिसको इन सारी कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। EU इन सारी कंट्रीज़ की वेलफेयर के लिए काम करती है। बट बहुत सारे कंट्रीज़ है जो EU की इस पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि इतने सारी कंट्रीज़ के लिए एक जैसी पॉलिसी आई डोंट थिंक इट्स फेयर। और जिन कंट्रीज़ को EU की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं लगती वो उनसे अलग होने की डिमांड करते हैं। जैसे ब्रिटेन ने किया था ब्रेक्जिट के तौर पे, वैसे पहले ग्रीस ने भी किया था, इसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2012 में ग्रीस भी EU से अलग होना चाहता था और इस कैंपेन को ब्रेक्जिट कहा जाता था। हालांकि ये कैंपेन इतनी कामयाब नहीं रही। दोस्तों EU के बनने से पहले जर्मनी फ्रांस की दुश्मनी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी जैसी ही थी। EU की हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल से। अब चलिए समझते हैं यूके। दोस्तों यूके एक आइलैंड नेशन है जो 4 कंट्रीज को मिलकर बनता है। अगर आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करेंगे यूनाइटेड किंगडम तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, कॉमनली नोन एज यूनाइटेड किंगडम और यूके
और ब्रिटेन। दोस्तों इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इसके साथ अगर नॉर्दर्न आयरलैंड ऐड हो जाए तो ये बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ये चारों कंट्रीज अगर मिल जाए तो उसको कहा जाता है ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम। एक्चुअली ये कंट्रीज जो है कुछ मामले में एक ही कंट्री है और कुछ मामले में अलग अलग 4 कंट्रीज है ना कंफ्यूजिंग सा। ये है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम और ये है स्कॉटलैंड की क्रिकेट, ये है ग्रेट ब्रिटेन की ओलंपिक टीम और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड की अपनी अलग सी ओलंपिक, और ये रहा यूके की ओलंपिक टीम। बट इन 4 कंट्रीज के अपनी अलग अलग फ्लैग है और जो मिलके बन जाता है यूके, कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों आयरलैंड जो कि एक अलग कंट्री है, 1922 से पहले ये भी यूके का पार्ट था। तो याद रखें नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड दोनों एक कंट्री नहीं है, दोनों अलग अलग कंट्रीज है। तो भी दोस्तों यूके क्यों ब्रेक्जिट के सपोर्ट में था? सबसे पहला पॉइंट है सोवेरेनिटी। दोस्तों यूके में लोग इस बात को यकीन करते थे और वो यूरोप से अलग हो जाएं तो उनको अपने सर्टन नेशनल इश्यूज पे अथॉरिटी मिल जाए, वो अपने खुद के लॉज बना पाएंगे, खुद के डिसीजंस ले पाएंगे। यूके की जो अपनी पार्लियामेंट उसको और ज़्यादा एम्पावर कर पाएंगे और दूसरे कंट्रीज के साथ इंडिपेंडेंटली ज्वाइन हो पाएंगे अपनी खुद के इंडिविजुअल पॉलिसीज के साथ। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है ब्रिटेन एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग कंट्री है ईयू में, तो इसके बदले उसको 6.8 बिलियन यूरो हर साल कंट्रीब्यूट करना पड़ता था और ब्रेक्जिट के होने के बाद ये कंट्रीब्यूशन रुक जाती और बहुत बड़ी सेविंग हो जाती, ऐसा यूके में लोगों का मानना था। दोस्तों तीसरा पॉइंट है इमिग्रेशन। अगर एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री जाते हैं जॉब करने या फिर वहाँ पे बस में, उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। यूके की गवर्नमेंट इमिग्रेशन को लेके कोई अपने रूल नहीं बना सकती थी, जो सारे रूल बनते थे वो ईयू बनाती थी। यूके में लोगों को ये पसंद नहीं आया। यूके में लोगों को लगता था अगर इमिग्रेशन कम हो जाएगा तो यूके में जॉब वैकेंसीज और बढ़ जाएंगी। दोस्तों चौथा पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों जहाँ पर ओपन बॉर्डर होता है वहाँ पे लोगों का मूवमेंट एंड फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है और सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो कंट्रीज में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। यूके में लोगों को लगता था अगर ब्रेक्जिट हो गया और यूके से अलग हो गए तो अपनी बॉर्डर को अपनी कंट्रोल में कर पाएंगे, अपनी वाटर एरिया को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है रिफ्यूजीज। एक्चुअली 2015 रिफ्यूजी क्राइसिस, जिसको सीरिया रिफ्यूजी क्राइसिस भी कहा जाता है। 1.3 मिलियन रिफ्यूजीज यूरोप के बॉर्डर में पहुंचे थे। बेसिकली सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। सो यहाँ पे यूरोप ने डिसाइड किया सारे जो यूरोप के कंट्रीज है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से अपनी कंट्रीज में रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करेंगे। यूके तब 1 लाख रिफ्यूजी से ज़्यादा नहीं चाहता था, पर यूरोप ने तब यूके में 5 लाख तक रिफ्यूजी भेजे थे। तो ये बात जो है यूके को पसंद नहीं आई। तो इस बात को कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ पॉलिटिशियंस ने मुद्दा बनाया। कंजर्वेटिव पार्टी अभी यूके की राइट विंग पार्टी है जो कि 10 साल से सरकार में है। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी इसके बड़े सारे लीडर्स इसके अपोज में भी थे, इसके अगेंस्ट में भी थे। वो ब्रेक्जिट नहीं चाहते थे। जैसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन, वो ब्रेक्जिट नहीं चाहते थे। वो पर्सनली इस बात पे यकीन करते थे अगर ब्रेक्जिट हो गया तो यूके की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। बट जो ब्रेक्जिट चाहते थे उन्होंने इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजीज को मुद्दा बनाकर झूठे प्रोपेगेंडा के तहत लोगों में ये फैलाया, लोगों को झूठ बोला, डराया और ब्रेक्जिट के सपोर्ट में लाए। अगर आपको इस प्रोपेगेंडा के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको भी बिल्कुल देख सकते हैं। दोस्तों आप इस मैप को देखिए, ये यूके में हुआ ब्रेक्जिट रेफरेंडम का मैप है। इसमें आप साफ देख सकते हैं, आप ये नीला वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो ब्रेक्जिट का सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब वो यूरोप के साथ रहना चाहते थे। और जो रेड वाला आप देख रहे हैं वो यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो ब्रेक्जिट का सपोर्ट करते थे। यहाँ पे आप छोटा सा नीला वाला निशान देख सकते हैं जो कि लंदन है। लंदन में इतने सारे बिजनेस यूनिट है, वो तो नहीं चाहेंगे कि वो यूरोप से अलग हो जाए। क्यों नहीं चाहेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो नीला वाला पोर्शन देख रहे हैं, पूरा का पूरा स्कॉटलैंड ब्रेक्जिट के खिलाफ था, वो नहीं चाहता था कि वो यूरोप से अलग हो। इवन आप नॉर्दर्न आयरलैंड भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम लोग भी यही चाहते थे कि वो यूरोप से अलग ना हो। दोस्तों अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो यूरोप स्कॉटलैंड के लिए एक कॉमन मार्केट जो कि प्रोवाइड करता था एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, गुड्स, फाइनेंस, सर्विसेज एंड लेबर की जो 4 कैटेगरी है बिजनेस की, उसकी फ्री ट्रेड करवाता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की लिहाज से देखा जाए तो स्कॉटलैंड के लिए यूरोप एक बहुत ही बड़ा मार्केट था। यूके के पार्ट होने से उन्हें कोई ट्रेड बैरियर भी नहीं था। दोस्तों इन 2013 40% फॉरेन ओन्ड कंपनीज कम टू स्कॉटलैंड
and generated 3 lakh employment opportunities only because UK was the part of EU। तो EU के पार्ट होने से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता था और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता था। तो EU जो है 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है। अगर EU कोई डील साइन करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट UK भी उसमें शामिल हो जाता है, इवन स्कॉटलैंड बाय डिफ़ॉल्ट ज्वाइन हो जाता है। बट ब्रेग्जिट के होने के बाद ये डील UK को इंडिविजुअली सबके साथ फिर से करना पड़ेगा। स्कॉटिश लोगों का ये कहना था कि EU से अलग होने के बाद उन्हें जो जॉब ढूंढने में आसानी होती थी, जो बिजनेस करने में यूरोप में जाते थे, वो बंद हो गई है। EU के पार्ट होने से स्कॉटलैंड को हर तरीके का डेवलपमेंट फंड मिलता था, चाहे वो रूरल हो, रीजनल हो या फिर सोशल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा थी। यूरोप के पार्ट होने से आप एक ग्रुप में रहोगे, आपको सेफ्टी फील होगी। आप अलग हो जाओगे तो आपको सिक्योरिटी का इशू तो आएगा ही आएगा। इन सितंबर टू नवंबर 2014 क्वार्टर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड इन स्कॉटलैंड बाई 1000 and 50,000 ओवर द ईयर। तो लगभग 26 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होकर 74.1% तक बढ़ गया था, जो कि यूके एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेट 73% थी। जितने भी वोटर्स ने रेफरेंडम में वोट किया था कि वो यूरोप के साथ रहना चाहते हैं, इसमें 75% यूथ थे जिनकी उम्र 18 से 24 साल थी। और जितने भी लोगों ने वोट किया था कि वो यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते, उसमें 75% लोग सीनियर सिटीजन थे जिनकी उम्र 60 से 65 साल के बीच में थी। तो आप कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन ने मिलकर यूथ को हरा दिया। यू जो है पूरा ग्लोबल जीडीपी का 25% शेयर होल्ड करता था। 2012 में ऑलमोस्ट इसका आधा ब्रिटेन को मिला था एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। और ब्रिटेन की 1/3 इकोनॉमी तो यू पे ही डिपेंड करती है। अब ब्रेक्जिट तो हो गया। ब्रेक्जिट के होने के बाद जो भी कंट्रीज यूके में सेटल थे वो सारे इधर तो आयरलैंड शिफ्ट हो गए या तो फिर यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए। इस डर से क्योंकि अब यूके अपनी कंट्रीज़ में हर प्रोडक्ट पे अपनी तारीफ लगाएगा, अपनी टैक्सेस लगाएगा, जो प्रोडक्ट्स के रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस डर से ये सारे कंट्रीज़ ने शिफ्ट कर लिया अपने ऑफिस को या फिर अपनी नई ऑफिस बना ली। दोस्तों ब्रिटेन में अचानक से प्राइसेस इतने बढ़ गई, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया कि लोगों को अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए अपने घर के सामान तक बेचने पड़े। जिन जिन लोगों ने ब्रेक्जिट का सपोर्ट किया था अभी वो रिग्रेट तो कर रहे होंगे, पर ब्रेक्जिट तो हो चुका है, अभी इसको बदला नहीं जा सकता। और दुख की बात यह है कि जो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडियन ओरिजिन वाले ऋषि सुनक सर, उन्होंने अभी तक कोई पॉलिसी ठीक से नहीं निकाली, ना ही कोई टेबल टॉक किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, ना ही कोई बातचीत की है ट्रेड से रिलेटेड। तो ये बहुत बड़ी समस्या आगे यूके में आने वाली है और ये समस्या आगे भी चलेगी, बहुत दिनों तक रहेगी, इतनी आसानी से कम नहीं होने वाली। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया पे, हमारे देश भारत पे, तो दूसरा वीडियो बनाएं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर जाइए और इस वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिए। और जो जो प्रोपेगेंडाज किए गए हैं लोगों को ब्रेक्जिट के सपोर्ट में लाने के लिए कंजर्वेटिव पार्टीज़ के कुछ नेताओं के द्वारा, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये डिटेलिंग आपको कैसी लगी आप बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।